नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, इस सेशन में मैं जनरल स्टडी के 10 सबसे महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे भारतवर्ष का कोई एग्जाम दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, यूपी टेट पैट कुछ दे रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, पुलिस दे रहे हो, अर्थात भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हो, तो मित्र यदि इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ी सरलता से आप कर ले जाएंगे। इस सब मैंने 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं और जो 10 क्वेश्चन मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके 150 क्वेश्चनों को सही करा ले जाएंगे। मैं जिस तरीके से इनको पढ़ाऊंगा, जिस तरह से एक्सप्लेनेशन करूंगा, उस माध्यम से आप 100 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं मित्र। इस बात का मेरा दावा है। लेकिन छोटी सी गुजारिश है मेरी, मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से भाई मेहनत कर रहा हूं, आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे छोटे भाई बहनों से कि आप सेशन पूरा देखा करें और एक बेहतरीन नोट्स बनाया करें। और इस सेशन पर अगर नहीं हो, इस चैनल पर नहीं हो, तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका ये बड़ा भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, चाहे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है भाई। बस चार्ज इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे मित्र। सेशन अच्छा लगे लाइक करिए और इसे 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ईमानदारी से जानते हो तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपका पहला है कि अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे में है। अगर जानते हैं तो बताएं जो अटल सुरंग है वो इनमें से किस दर्रे में है। क्या है, क्या रोहतांग दर्रे में है, या सिटकीला दर्रे में है, या वाड़ालाचा दर्रे में है, या वनिहाल दर्रे में है। ईमानदारी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ध्यान दीजिए, मैं शुरू से जितने भी ये आपके दर्रे लिखे हुए, गैप लिखे हुए हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। इनमें से सबसे पहली बात आप यह जान लें, ये शुरू से लेकर के 3 दर्रे हैं, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में आप लोग याद रखना, अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो रोहतांग दर्रा है, सिपकीला दर्रा है, बाड़ालाचा दर्रा है। लेकिन बनिहाल दर्रा है मित्र, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में भाई, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिए। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, तो एक एक क्वेश्चन के एक एक दर्रे के बारे में आपको विशेष तौर से बताऊंगा मित्र। हाँ तो मित्र, सबसे पहले हम रोहतांग दर्रे की ओर चलते हैं। आप लोग हेडिंग बना लेंगे रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, पहली बात मित्र आपको यह पता होना चाहिए कि जो रोहतांग दर्रा है यह किस राज्य में है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। देखो मित्र, फैक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग दर्रा है। दर्रे का मतलब होता है 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग होता है, जो नदियों द्वारा बनाया हुआ मार्ग होता है, जिससे होकर के लोग आवागमन करते हैं, उसे दर्रा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन रोहतांग दर्रा आपका किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में, आप लोग याद रखना। और रोहतांग दर्रा या पीर पंजाल श्रेणी, कौन सी मित्र? पीर पंजाल श्रेणी में, आप लोग याद रखना, पीर पंजाल। ये पूछा गया मेरे दोस्त, रोहतांग दर्रा है वो किस श्रेणी में है, तो आप क्या बताएंगे? पीर पंजाल श्रेणी में। और इसका वर्ग क्या है, ये किन 2 शहरों को जोड़ता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, किन 2 शहरों को जोड़ता है। तो ध्यान रखना, यह मनाली, मनाली कहां पड़ता है, कोई जानता है मेरे भाई? मनाली हिमाचल प्रदेश, HP से लेह, लेह कहां पड़ता है? लद्दाख में, लद्दाख। जो रोहतांग दर्रा है भाई, ये पीर पंजाल श्रेणी में, किसमें है मित्र? पीर पंजाल श्रेणी में है, पर्वत श्रेणी में, आप लोग याद रखोगे, पीर पंजाल श्रेणी में है और मनाली को लेह से जोड़ता है। और इसी दर्रे में आप लोग याद रखना, इसी दर्रे से होकर के मित्र रावी नदी निकलती है। कौन सी? रावी नदी का नाम सुना है? रावी नदी। पूछा जाए किस दर्रे से होकर के रावी नदी निकलती है, तो रोहतांग दर्रे से भाई। किससे? रोहतांग दर्रे से होकर के रावी नदी निकलती है। और इसी पर आपकी इसी दर्रे के पास में पीर पंजाल श्रेणी में अटल टनल है, अटल सुरंग है बच्चों। क्या है? अटल सुरंग, जो आपका क्वेश्चन है, अटल सुरंग, अटल टनल है। यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, लगभग कह सकते हैं 9.02 किलोमीटर समथिंग इसकी लंबाई है।
अटल टनल की बच्चों, आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है अटल सुरंग है जिसे अटल टनल कहते हैं, निम्न में से किस दर्रे में है? तो बताइए रोहतांग दर्रे में बच्ची, किस दर्रे में है? रोहतांग दर्रा इस क्वेश्चन का बेहतरीन और राइट आंसर है, आप लोग याद रखिए बच्चों। बताओ किसकी समझ में नहीं आया? अगर ईमानदारी से ये बातें समझ में आई हो तो इस सेशन को सबसे पहले लाइक जरूर कर ले मित्र। तो एक बार फिर देख लीजिए, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल श्रेणी में है, मनाली से लेह को जोड़ता है, रावी नदी का उद्गम यहीं से है। और अटल सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है जिसका नाम है अटल सुरंग, ये 9.02 किलोमीटर समथिंग इसकी लंबाई है, वो इसी है बच्चों। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में सिपकीला दर्रे के बारे में भी बताता हूं तुम्हें। आपके लिए कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लिए कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मैंने आपसे वादा किया है कि 10 क्वेश्चन आपको 150 से 200 क्वेश्चन सही करा ले जाएंगे, इस बात का दावा है। ठीक है, अब देखो सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा सिपकीला दर्रा मित्र ये कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में, मैं एचपी लिख देता हूं, ठीक है। और किस श्रेणी में है? तो बच्चों ध्यान रखना, ये जास्कर श्रेणी में, किसमें? जास्कर श्रेणी में, आप लोग याद रखना, जास्कर पर्वत श्रेणी में है। बच्चों थोड़ी सर्दी है, हाथ थोड़े से काम नहीं कर रहे हैं, इसको लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जिसमें मैं बोलता हूं वो आप नोट कर सकते हैं, अगर राइटिंग आपको समझ में ना आए। ठीक है, जास्कर श्रेणी में है, जास्कर पर्वत श्रेणी में आपका सिपकीला दर्रा बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, और यह जो दर्रा है सिपकीला दर्रा, ये क्या करता है? यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है बच्चों। किससे? तिब्बत। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात और बच्चों, क्या बात है? तो सुनिए जरा, कि यह बात है कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी का उद्गम है मेरे भाई, वो यहीं से हुआ है, इसी दर्रे के पास से। सॉरी, सतलज नदी इसी दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी है, सतलज सासे सिपकीला, तो सतलज नदी का जो आगमन हुआ है भारत में वो इसी दर्रे से होकर के आती है बच्चों, आप लोग याद रखना। ठीक है, तो सिपकीला दर्रे के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी आप लोग नोट कर लीजिए। यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में 100% याद रखना। किसको किसको जोड़ता है? तो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी का जो प्रवेश करती है भारत में वो यहीं से, इसी दर्रे से होकर के प्रवेश करती है बच्चों। ठीक है, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, मैंने आपसे वादा किया है कि भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इस बात का वादा है मेरा। उसके बाद देखिए बाड़ा लाचा दर्रा, बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा पूछा जाए किस राज्य में है तो बड़ी शालीनता से बताइए बच्चों, यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, किस पर्वत श्रेणी में है? इसको भी याद रखना कि यह जास्कर पर्वत श्रेणी बच्चों, किसमें? जास्कर पर्वत श्रेणी में, आप लोग याद रखें, बिल्कुल नहीं भूलोगे किस श्रेणी में है, तो जास्कर पर्वत श्रेणी में मेरे दोस्त, याद रखना। अच्छा, यह किसको जोड़ता है? तो यह मित्र मनाली को लेह से जोड़ता है। किससे? लेह, जो लद्दाख की राजधानी है, मनाली को लेह से जोड़ता है, आप लोग याद रखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो रावी नदी है बच्चों, कौन सी? रावी नदी का उद्गम है ना, वो इसी दर्रे के पास से हुआ है भाई। रावी नदी का उद्गम है वह आपके वाड़ालाचा दर्रे के पास से हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में, और मनाली को लेह से जोड़ता है। ये सारी बातें पूछी गई है मित्र, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, मेरा ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए। आप जिस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसके प्रैक्टिस सेट पीछे लगा के देखिए, पिछले वर्ष के जो ईयर क्वेश्चन होते हैं उनको आप लगा के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन को बता रहा हूं जो क्वेश्चन इनके आने की पूरी संभावना रहती है, और क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आएगा, इस बात का दावा है। बस आपको एक काम करना है, मुझसे जुड़े रहना है, बस केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो मित्र इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इतना नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बनिहाल दर्रे के बारे में। किसके बारे में मित्र? बनिहाल दर्रे के बारे में। ध्यान दीजिए बच्चों, बनिहाल दर्रा, एक एक ऑप्शन आपको क्लियर करा दूंगा, चिंता ना करें। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, सबसे पहले
जो बनिहाल दर्रा है वो किस राज्य में है? तो राज्य पूछा जाए तो बताइए जम्मू कश्मीर भाई। किसमें? जम्मू कश्मीर में। आप लोग याद रखना J&K। बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। कौन सी पर्वत श्रेणी में है? तो आप बताएंगे कि जो बनिहाल दर्रा है मेरे भाई वह पीर पंजाल श्रेणी में। किसमें? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है बच्चों। पूछा जाए कि बनिहाल दर्रा है वो पीर किस श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में, जम्मू कश्मीर राज्य में भाई। ठीक है। और ये किस किस को जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। किससे? श्रीनगर से जोड़ता है। आप लोग याद रखेंगे जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जोड़ता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1000 बार पूछा गया बच्चों। ठीक है। और एक बात और, जो जवाहर सुरंग है, कौन सी मित्र? जवाहर सुरंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे में है या किस श्रेणी में? याद रखना जवाहर सुरंग जवाहर सुरंग है, जवाहर टनल है मित्र, यह पीर पंजाल श्रेणी में और बनिहाल दर्रे में। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे इंपोर्टेंट लिख लेना बच्चों, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना, पूछा जा सकता है, फिर मत कहना सर आपने ये भी छोड़ दिया था। यद्यपि मित्र आज शाम को मैं दर्रों वाला सेशन है वो लेकर के आ रहा हूं। इंडिया के जितने भी दर्रे, महत्वपूर्ण दर्रे हैं, वो आज आपको लगभग 8 बजे क्लास मिल जाएगी, इस बात का वादा मेरा। ठीक है, कोई क्वेश्चन उससे छूटेगा नहीं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, जायकवाड़ी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? जायकवाड़ी बांध है वो बताइए वो निम्न में से किस नदी पर स्थित है बच्चों? हालांकि इंडिया के जितने भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसका सेशन बना चुका हूं। इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, लिखा हुआ कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी, जाके देख लीजिए। पूरी जितने भी बांध हैं इंडिया के महत्वपूर्ण डाम, वो आपको सब उसी सेशन में जाकर मिल जाएंगे मित्र। तो जायकवाड़ी बांध है मित्र, क्या ये गोदावरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, कावेरी नदी पर है या बराकर नदी पर है? बता सकते हैं आप? अगर बता सकते हैं बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे भाई? ईमानदारी से अगर आपने तैयारी की है तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जायकवाड़ी बांध है वो किस नदी पर है? मैं आपके बाद में भी कमेंट चेक करूंगा, आप मुझे बताने की कोशिश करें कि जायकवाड़ी बांध है वो किस नदी पर है और किस राज्य में। देखिए ये जायकवाड़ी बांध है मित्र, ये गोदावरी नदी पर है। किस पर? गोदावरी नदी। चलो गोदावरी नदी पर है और किस राज्य में? तो जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम थोड़ा गोदावरी नदी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको चीजों को बेहतर तरह समझाने में थोड़ा आपको सहूलियत हो और आपको समझने में आराम हो। सबसे पहले गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का मित्र जो उद्गम है आप बता सकते हैं कहां से हुआ है? तो बता सकते हैं त्र्यंबकेश्वर नामक गांव से। त्र्यंबकेश्वर नामक एक गांव है बच्चों, जो कहां पर है? नासिक में। नासिक मतलब कहां पड़ता है? तो नासिक बच्चों महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। कोई शक? गोदावरी नदी का जो उद्गम है मित्र, उद्गम है वो कहां से हुआ है? तो बता सकते हैं त्र्यंबकेश्वर नामक जो स्थान है, गांव, वहां से, जो कहां पर है? नासिक में। जैसे नासिक में है और नासिक कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। कभी कभी इसकी जो लंबाई ये पूछी है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो बताइए 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है बच्चों। ठीक है। गोदावरी नदी को मित्र बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, ये सारी बातें बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये तो मैंने बताया आपको गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो अलमट्टी बांध बच्चों। ये पूछा गया है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो आप क्या बताएंगे? कृष्णा नदी पर है। अच्छा, किस राज्य में है? किस राज्य में अलमट्टी बांध? तो ध्यान रखना ये कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ये सारे फैक्ट हैं। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध है, हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा पूछा गया है। किस नदी पर है? तो बताइए यह कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध, और कर्नाटक राज्य में। किस राज्य बच्चों? कर्नाटक राज्य में। आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, कावेरी नदी पर,
एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है जो पूछा जाता है, कृष्ण सागर बांध। कृष्ण सागर बांध ये पूछा गया है। कृष्ण सागर बांध है बच्चों, वो किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। गलत मत कर देना, कहीं आप कृष्ण सागर को देख करके कृष्णा नदी लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है? आपका कैसा हो जाएगा? गलत। जो कृष्ण सागर बांध है कावेरी नदी पर है। और ये भी बच्चों ध्यान रखना, जो आपका कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में, आप लोग याद रखें, ठीक है? ध्यान दीजिए, जायकवाड़ी बांध वो कहां पर है? गोदावरी नदी पर है, पहला ऑप्शन सही हो गया। अलमट्टी बांध है वो कृष्णा नदी पर है, पूछा गया है, कर्नाटक राज्य में है। कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध है बच्चों, और कर्नाटक राज्य में, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं बराकर नदी के बारे में थोड़ा बच्चों, ठीक है? बराकर, चाहो तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बारे में। हाँ, ध्यान दीजिए, मित्र, जो बराकर नदी है आपकी, कौन सी? बराकर नदी। ये सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ये किसकी सहायक नदी है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, यह दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर नदी। दामोदर नदी को बच्चों वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। अच्छा, दामोदर है मित्र, ये किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर मित्र ध्यान रखना, यह हुगली की सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, आप लोग याद रखना। हुगली की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। और हुगली किसकी सहायक नदी है, कोई बता सकता है मेरा दोस्त? हुगली किसकी सहायक नदी है? तो हुगली बच्चों गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग ये बताएं, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप ये बताएं, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होना चाहिए? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे दोस्त बताने की कोशिश करें। देखिए, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप लोग याद रखना, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की परियोजना। तो मित्र उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मित्र दामोदर नदी घाटी परियोजना। परियोजना मल्टीपर्पज। और ये शुरू कब हुई थी, कब बनाई गई थी? तो जुलाई 1948 में बनाई गई थी बच्चों। कब? 1948 में बनाई गई थी। किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये दामोदर और प्लस उसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों पर बनाई गई थी बच्चों। इसको बनाने के लिए भारत ने किस देश की नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का को देखा था, उसी को आधार बना करके इसको बनाया था? तो आप बता सकते हैं अमेरिका की टेनेंसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। किसकी मित्र? अमेरिका की, यूएसए की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना परियोजना थी बच्चों, ठीक है? और इस परियोजना के तहत जो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी बच्चों, इसके तहत भारत में दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर 8 बांध बनाई गई थी। कितने? 8 बांध बनाई गई थी बच्चों, जिसमें 4 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसमें? 4 आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं 4 वाले। वो 4 कौन से बताता हूं, चिंता न करें, छोड़ूंगा आपके लिए कुछ नहीं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, वो 4 कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिए, 8 में से 4 कराऊंगा, 4 आप पूछे जाते हैं। सबसे पहले तिलैया बांध। तिलैया बांध बच्चों बहुत पूछा जाता है, तिलैया बांध किस नदी पर है, ठीक है? दूसरा पूछा जाता है कि मैथान बांध। मैथान बांध, ध्यान दीजिए बच्चों, जो तिलैया बांध है और मैथान बांध है, ये दोनों बच्चों बराकर नदी पर है। किस पर? बराकर नदी पर।
और बराकर किसकी सहायक है, मैंने आपको जस्ट आपको बताई। ठीक है बच्चों, और ये जो दोनों बांध हैं, ये दोनों बांध बच्चों झारखंड राज्य में, किसमें है, झारखंड राज्य में। बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग परीक्षा की दृष्टि से इनको 100% श्योर कर लें। तिलैया बांध कहां पर है, झारखंड राज्य में, बराकर नदी पर है। मैथान बांध कहां पर है, झारखंड राज्य में, बराकर नदी पर है। उसके बाद और लिखें, तीसरा बांध है पंचेत बांध। पंचेत बांध बच्चों, पंचेत बांध है यह दामोदर नदी पर बच्चों, दामोदर नदी पर है, आप लोग याद रखना। एक लास्ट और बांध है जो पूछा जाता है, कोनार बांध। कोनार बांध, और कोनार बांध है मित्र, यह कोनार नदी पर है, कोनार नदी पर ये पूछे जाते हैं बच्चों। और ये दोनों बांध हैं, ये दोनों बांध बच्चों झारखंड राज्य में। कहां पर है, झारखंड राज्य में। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए इनको। तिलैया बांध आपका झारखंड राज्य में, बराकर नदी पर। मैथान बांध है झारखंड राज्य में, बराकर नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर बच्चों। कोनार बांध कोनार नदी पर, ये दोनों झारखंड राज्य में, मतलब चारों बांध झारखंड राज्य में, आप लोग याद कर लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से मेरी तरफ से ये 100% इंपोर्टेंट है बच्चों। आप चाहे इन पर 5 स्टार लगाएं या 10 स्टार लगाएं, आपकी मर्जी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी नदी किस राज्य में बहती है। अब तक आपने सुना होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। कभी आपने सोचा है कि भारत की भी छोटी नदी होती है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, आज आपको क्वेश्चन मिला, ये भारत की सबसे छोटी नदी किस राज्य में बहती है, उसका नाम भी बताऊंगा, चिंता न करें मैं, और किस राज्य में बहती है, कितने किलोमीटर है में बहती है, वो भी बताऊंगा, किस जिले में बहती है बच्चों। ऑप्शन आपके सामने है, क्या केरल में है, क्या केरल में है, उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, या राजस्थान में है। केरल में बच्चों 2 नदियां हैं। कितनी, 2 नदियां हैं जो आप अक्सर आपने सुना होगा उनके बारे में। एक तो पेरियार नदी, पेरियार नदी जहां पर नौका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, और दूसरी है भरतपूजा नदी, सॉरी भरतपूजा नदी। भरतपूजा नदी, ये भी कहां बच्चों, केरल राज्य में। उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा बच्चों महानदी है। अच्छा, महानदी पर कौन सा बांध है, बता सकते हैं मुझे कोई। तीसरी जो नदी है, तीसरा जो राज्य है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हालांकि नदियां तो बहुत हैं, लेकिन एक नदी को आप 100% याद रखना, रिहंद नदी बच्चों। कौन सी, रिहंद नदी। रिहंद नदी जो आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी, सोन नदी की सहायक नदी है बच्चों। और रिहंद पर रिहंद बांध स्थित है। कौन सा, रिहंद बांध स्थित है बच्चों, याद रखना। और रिहंद बांध के पास में भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील स्थित है, कृत्रिम जलाशय स्थित है, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, मेरे भाई। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं रिहंद बांध आपका किस जिले में, तो सबसे पहले सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। और झील का नाम क्या है, तो बता सकते हैं गोविंद सागर, गोविंद पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसका नाम है, आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। और ये भारत की, ये क्या बच्चों, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम जलाशय है। इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी बच्चों। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, किस राज्य में बहती है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे जो छोटी नदी है मेरे दोस्त, वह आपके राजस्थान राज्य में बहती है। किसमें, राजस्थान राज्य में बहती है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम अरवर नदी, अरवर नदी, अरवर नदी है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अरवर नदी राजस्थान में बहती है, सबसे पहली बात। और ये सबसे छोटी नदी है भारत की। इसकी लंबाई की बात की जाए
तो मात्र 90 किलोमीटर लंबी है। और राजस्थान के अजमेर जिले में, अजमेर जिले में बहती है बच्चों। किसमें? अजमेर जिले में बहती है, आप लोग याद रखना, ठीक है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी जानते होंगे, जबकि जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी है, सबसे लंबी है बच्चों, ठीक है, जो लगभग 25-25 किलोमीटर समथिंग लंबी है। क्लियर हुआ? चाहो तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज आपको ये सारे याद करा दूंगा, चिंता न करें। भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं? राज्य पूछे, क्या 10 राज्य हैं, 11 राज्य हैं, 15 राज्य हैं, या 16 राज्य हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तब तक मैं आपको जितने भारतीय राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, 15,200 किलोमीटर की सीमा पर स्थित हैं, उन सब के बारे में बताता हूं। आप एक काम करें, बस मेरे साथ एक भारत का मैप बना लें, और मैं सच कह रहा हूं, आज के बाद आपको सारे राज्य याद हो जाएंगे। इस तरह से भारत का एक मैप बनाएं और एक एक को हम लोग लिखें, एक एक को करके। इधर पाकिस्तान है, सबसे पहले देखें, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, यहां पर अफगानिस्तान है, इधर चीन है, यहां नेपाल है, नेपाल, यहां भूटान है, यहां म्यांमार है, और यहां बांग्लादेश है बच्चों, ठीक है। इस तरह मैंने लिख दिया है। देखिए पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं? तो एक गुजरात है आपका, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है, और चौथा इधर देखेंगे तो यूटी है बच्चों, ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश है एक यूटी। कौन सा? यूटी, जिसका नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। यह हालांकि राज्य नहीं है, यूटी है, अलग से लिख देते हैं एक, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो लद्दाख से अफगानिस्तान बनाता है, लद्दाख जो राज्य है उससे अफगानिस्तान बनाता है, छोटी सीमा करता है, छूता बच्चों, जो लगभग 106 किलोमीटर लंबी है। भारत के साथ सबसे कम सीमा अंतर्राष्ट्रीय किस देश के साथ है? तो बता सकते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो हमने तीन जो राज्य हैं वो इधर बताए। 3 राज्य ऐसे हैं जो किसके साथ बनाते हैं? पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चाइना के साथ। देखो इधर तो आपका एक लद्दाख बनाता ही है, लद्दाख को राज्य नहीं गिनेंगे हम लोग, यूटी के रूप में गिनेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर हिमाचल प्रदेश, एक ये हुआ हिमाचल प्रदेश, एक आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, पर नोट कर सकते हैं बच्चों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद आप देखेंगे यहां पर है आपका यूके, उत्तराखंड है। कौन सा? उत्तराखंड। तीसरा ये आपके चीन के साथ बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, नेपाल के साथ बना रहा है। बिहार है मित्र, बिहार राज्य किसके साथ बना रहा है? तो बता सकते हैं नेपाल के साथ बना रहा है, चौथा। अच्छा वेस्ट बंगाल है मित्र, वेस्ट बंगाल पांचवा हुआ, वेस्ट बंगाल। यही बच्चों किसके साथ बनाता है? तो यह भी मित्र ध्यान रखना, जो वेस्ट बंगाल है यह नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाता है, किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो आपके 5 ये हुए और 3 ये हुए, 8 तो आपके ये हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब ये सिक्किम हुआ, सिक्किम 9वां हो गया। सिक्किम नेपाल के साथ भी सीमा रेखा बनाता है, भूटान के साथ बनाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हुआ, ये 10 हो गए बच्चों, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 11 इधर में देखेंगे तो म्यांमार के साथ कौन कौन से बनाते हैं? तो बताइएगा। म्यांमार के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश ही बनाता था, जो मैंने पहले काउंट कर लिया। नागालैंड 11वां, मणिपुर 12वां, मिजोरम 13वां, ठीक है। 13 राज्य इधर बना रहे हैं, ठीक है। और त्रिपुरा हुआ है 14वां, जो किसके साथ? वेस्ट बंगाल के साथ सीमा रेखा बनाता है। 2 राज्य आपके बचे, एक तो असम और मेघालय, असम और मेघालय, ये दोनों आपके इसके साथ सीमा बनाते हैं, वेस्ट बंगाल के साथ। तो 14 और 2 कितने हो गए? 16 राज्य ऐसे हैं बच्चों जो किसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। आप लोग याद रखना ऑब्जेक्ट के रूप में, 16 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो
अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 आपके यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो जम्मू कश्मीर है और दूसरा है कौन सा, लद्दाख है बच्चों। ये दोनों राज्य हैं जो आपके किसके साथ सीमा बनाते हैं, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चाइना के साथ सीमा रेखा बनाते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 भारतीय राज्य मैंने आपको काउंट करा दिए जो किसके साथ सीमा रेखा बना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, जो 16 राज्य स्थित हैं। ठीक है, चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है। जैसे 4 दिशाएं होती हैं बच्चों, ये वाली, ये पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है वो किस नदी पर है। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, उसका नाम क्या है। तो मित्र उसका नाम बच्चों दैमाबाद है। कौन सा, दैमाबाद। क्या नाम है, दैमाबाद। और किस नदी पर है, तो ध्यान रखना जो आपकी गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी ये किसकी सहायक नदी है बच्चों, तो गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, प्रवरा नदी। प्रवरा नदी पर ही एक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, साउथ स्थल, जिसका नाम क्या है, दैमाबाद स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो बता दीजिए, सी सही है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो उत्तरी स्थल आप बताते हैं मांडा है बच्चों। कौन सा, मांडा। और ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और ये कहां पर, दैमाबाद कहां पर था, तो ये महाराष्ट्र में था। कहां पर था, महाराष्ट्र में, वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में था बच्चों। ठीक है, उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। और ये बच्चों चिनाब नदी पर है। किस नदी पर, चिनाब नदी पर, आप लोग याद रखेंगे। ये सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है बच्चों, उत्तरी स्थल है, आप लोग याद रखना। कौन सा स्थल है, उत्तरी स्थल है। इसे आप बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। अगर पूर्वी स्थल की बात की जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है उसका नाम वो किस नदी के तट पर है, किस राज्य में है, तो ध्यान रखना जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, ईस्ट स्थल है बच्चों। ठीक है, कौन सा, ईस्ट स्थल, उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है बच्चों, नोट कर सकते हैं, आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। किसमें, मेरठ जिले में। और हिंडन नदी के तट पर है बच्चों। किस पर, हिंडन नदी के तट पर था, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अगर पश्चिमी स्थल की बात की जाए, पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखना पश्चिमी स्थल है वो सुतकांगडेरू है। सुतकांगडोर, सुतकांगडोर है बच्चों, आप लोग याद रखना। और ये किस नदी के तट पर है, किस राज्य में, तो बच्चे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत बच्चों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, आप लोग याद रखना। और ये सिंधु नदी पर है बच्चों, आप इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं सबको बच्चों। आगे चलते हैं, पूछा गया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत शपथ प्रक्रिया का वर्णन है। भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ प्रक्रिया, शपथ लेते ना, शपथ प्रक्रिया का वर्णन है। क्या पहली अनुसूची में है, प्रथम अनुसूची में है, या फिर पहली अनुसूची में है, तृतीय अनुसूची में है, पंचम अनुसूची में, या चतुर्थ अनुसूची में, बताइए अगर जानते हैं तो। छठवां क्वेश्चन है। तो मित्र सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान में जब मूल संविधान था उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर आप चाहो तो इन 12 अनुसूचियों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूं, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कोई गलत न हो और आप एग्जाम में एक विजेता और योद्धा साबित हो सके मित्र। तो जरा ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले चलते हैं पहली अनुसूची की तरफ। प्रथम अनुसूची, अनुसूची, अनुसूचियां, ठीक है। प्रथम अनुसूची बच्चों, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है, तो केंद्र और राज्य,
के नाम और उनके क्षेत्र का वर्णन है बच्चों। ध्यान रखना, प्रथम अनुसूची में बच्चों भारत में जो केंद्र हैं 8 आपके यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, और राज्य हैं जो वर्तमान समय इनकी संख्या 28 है, उनके नाम और उनके क्षेत्र का वर्णन है आपकी पहली अनुसूची के तहत बच्चों। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। अगर दूसरी अनुसूची की बात की जाए कि दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है तो बताइए, इसमें जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में वर्णन है। वेतन भत्तों के बारे में वर्णन, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। अच्छा, बात आती है तीसरी अनुसूची की, तो तृतीय अनुसूची की, तो बताइए इसमें संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं उनकी शपथ प्रक्रिया का वर्णन है। किसका? शपथ प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है वो तीसरा सही है बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तीसरा सही है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है मैं आपको 12 अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। तीसरी में किसका वर्णन है तो ध्यान दीजिए, शपथ प्रक्रिया का वर्णन है। चौथी अनुसूची थी चतुर्थ अनुसूची। अनुसूची में अगर देखा जाए तो किसका वर्णन है तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन का वर्णन है, अर्थात किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी। हालांकि इसका निर्धारण पॉपुलेशन के आधार पर किया गया, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। जब तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों का योगदान सर्वाधिक है मित्र। तो इसका वर्णन किसमें है? चतुर्थ अनुसूची में है बच्चों। और पांचवी अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची मतलब ध्यान रखिए, पांचवी में जो एससी और एसटी की जो आपके वर्ग होते हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण, इस पर इनका वर्णन किया गया है। एससी एसटी के प्रशासन और उन पर नियंत्रण का वर्णन किया गया है आपकी पांचवी अनुसूची पर। और छठवीं अनुसूची पे बड़ा इंपोर्टेंट है, छठवीं अनुसूची में तो याद रखिए। ठीक है, छठवीं अनुसूची बड़ा महत्वपूर्ण है। छठवीं अनुसूची बच्चों। ठीक है, इसमें पूर्वोत्तर के राज्य, वो राज्य कौन कौन से हैं तो बता सकते हैं। एटीएम करके आप ATMM करके याद कर सकते हैं। जैसे ए से होता है असम, टी से होता है त्रिपुरा, म से होता है मिजोरम, और एक एम से होता है मणिपुर। इनमें इन 4 राज्यों में ATMM इन 4 राज्यों में जो जनजाति होती है, जनजातियां, उनके प्रशासन का वर्णन है बच्चों। इसका प्रशासन का वर्णन है, आप लोग याद रखिए। इन पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, जिसमें असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मणिपुर है, इनमें जो जनजातियां हैं उनके प्रशासन का वर्णन किया गया आपकी छठवीं अनुसूची में। आप लोग याद रखिए। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे चीजों को बता सकूं मित्र। अच्छा, जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? 7वीं बड़ा महत्वपूर्ण बच्चों, याद रखना। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आप लोग लिख सकते हो केंद्र और राज्य राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। जब भी तो आपके इसमें 3 प्रकार की शक्तियां, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, इसी के तहत आता बच्चों। अच्छा, जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना। इसमें जो वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाएं हैं, कितनी? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसका मतलब? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। आप लोग याद रखेंगे। एक लास्ट पॉइंट आप मुझे बताएंगे, भारतीय संविधान की 22वीं भाषा कौन सी है? 22वीं भाषा कौन सी है जो सबसे बाद में जोड़ी गई थी? अच्छा, 9वीं अनुसूची बच्चों,
ये बाद में जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। ये बच्चों भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार। आपका जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो इसी से संबंधित था बच्चों, ठीक है, 9वीं अनुसूची से, 9वीं अनुसूची से। अच्छा 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो बच्चों 10वीं अनुसूची है ये दल बदल, दल बदल से संबंधित है, आप लोग याद रखना। और जो 11वीं अनुसूची में ऐसे लिख देता हूं बच्चों, 11वीं जो अनुसूची है वह आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत जो चुनाव होता है ना, वोट डालते हैं, तो 11वीं अनुसूची है मित्र, तो ध्यान दीजिए ये ग्राम पंचायत संबंधित है। और 12वीं अनुसूची है, जो 12वीं अनुसूची है बच्चों, ये बच्चों नगर पंचायत संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित है, ठीक है। अच्छा ग्राम प्रधान को कितने अधिकार दिए गए कोई बता सकता है? नगर पंचायत, नगर महार होते हैं, उसको कितने अधिकार दिए गए कोई बता सकता है मुझे? तो जितनी अनुसूचियां थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया बच्चों, चाहो तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई? यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र। आप लोग खुद इस चीज से वाकिफ होंगे और आप भी इसका यूज करते होंगे, क्योंकि यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गई है तो आप भी वोट डालते होंगे, चाहे प्रधानी का या प्रधानमंत्री का। बच्चों ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से जो मतदाता की जो आयु होती थी वो 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई? क्या 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, या 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 72वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा? बताइए, अगर जानते हैं तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से जो मतदाता की आयु थी वो घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? एक बात ध्यान रखना, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं बच्चों। क्या मनाते हैं? दिवस मनाते हैं, आप लोग याद रख सकते हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। आप लोग अलग से फैक्ट याद कर सकते हो, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पहला ही सही है भाई, पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। कैसे वो तो मैं बताता हूं। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। आप लोग याद रख लेना बच्चों, ये आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है और आप इसको यूज भी करते हो, इसलिए आपको इसको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था। इसे भारत का लघु संविधान कहते हैं, भारत का लघु संविधान। इस संविधान संशोधन को हम लोग भारत का लघु संविधान कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? लघु संविधान। पूछा जाए कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो बता सकते हैं 42वें संविधान संशोधन को बच्चों, ठीक है, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अच्छा 72वां संविधान संशोधन, 72वां जो संविधान संशोधन था बच्चों, जो 1992 में हुआ था, ये ग्राम पंचायत संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन है वो नगर पंचायत से संबंधित है, आप लोग याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8 क्वेश्चन कराऊंगा आज। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बता सकते हैं कोई? जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि मुंशी थे, या बी एल राव थे? बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी एल राव सही है, बेनेगल राव सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बेनेगल राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव थे। और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ये आपकी प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष थे बच्चों, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। किसका? प्रारूप समिति का। इसमें टोटल 7 मेंबर थे। एक इसमें टोटल कितने मेंबर थे? कुल 7 सदस्य थे इसमें,
इनमें से एक अध्यक्ष होता था, और अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बच्चों। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी बच्चों। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इस भाई के लिए एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट्स बनता है, प्यारा सा कमेंट जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और सेशन पे नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके बाद नए सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।